हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर का मकसद ये है कि हमने ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज का चैप्टर ये है कि इसमें कुछ ख़ास बातें रह गई हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स रह गए हैं जो हमने छोड़ दिए थे ताकि उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर डिसाइड कर सकें और उसको सही से समझ सकें। ठीक है, काफ़ी ये अहम है। जैसे बी आर अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक स्पीच दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर नायक पूजा होती है, मतलब कि हम किसी आदमी को हीरो मान लेते हैं और हीरो वर्शिप करते हैं, इस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसी राजनीतिक में नायक पूजा मौजूद नहीं है। यानी किसी हीरो की वर्शिप करना ये कहीं भी दुनिया में मौजूद नहीं है और ये चीज़ हमें डिक्टेटरशिप की तरफ लेकर के जाती है। ठीक है, और डिक्टेटरशिप जो है हमारी पूरी पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। ये रास्ता हमें तानाशाही की तरफ लेकर के जाता है। ये भीमराव अंबेडकर साहब ने 25 नवंबर 1949 में कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इलेक्शन वाला तो हम लोगों ने देख लिया था, अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें कई सारे हैं ऐसे, जैसे देखिए ये आपका आ गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। तो देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कौन थे, क्या थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये एक स्कॉलर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप देख लेंगे, एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, इनका मुकम्मल नाम था अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। इस्लामिक स्कॉलर थे, फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के लीडर रहे थे और हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की काफ़ी बात करते थे। पार्टीशन के ये जो है एक तरीके से ख़िलाफ़ थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ये मेंबर भी रहे हैं और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, फर्स्ट इलेक्शन हुआ, तो जो हमारा फ्री इंडिया था उसके अंदर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी ये रहे हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, आपका मीडियम जो हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और दूसरा नाम है राजकुमारी अमृत कौर साहब का। ठीक है, तो राजकुमारी अमृत कौर, तो इनकी जो है बर्थ और इनकी डेथ की डेट दोनों आप देख लीजिएगा। ठीक है, 1989 बर्थ है और 1964 ये इनकी डेथ की डेट है, देहांत की डेट है। एक गांधी विचारधारा की ये लेडी थी और फ्रीडम फाइटर भी रही हैं। एक रॉयल फैमिली से इनका ताल्लुक़ रहा था और माँ इनकी चूँकि क्रिश्चियन थी तो इस वजह से इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबर भी रही थी और ये हमारी मिनिस्टर रही थी हेल्थ की। ठीक है, जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो मिनिस्ट्री के अंदर इनके पास ये मिनिस्टर हेल्थ रही थी। ठीक है, ये अहम है, इसको देख सकते हैं आप लोग। और आगे चलते हैं और देखते हैं। ये हमने तो कर लिया था कम्युनिस्ट पार्टी वाला। ये देखिए सोशलिस्ट पार्टी, ये काफ़ी अहम टॉपिक है। सोशलिस्ट पार्टी को मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। बात करें अगर हम लोग सोशलिस्ट पार्टी की, है ना, तो सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत कहीं ना कहीं हमें जो देखने के लिए मिलती है वो कांग्रेस के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। 1964 के अंदर, 1934 के अंदर कांग्रेस के अंदर ही, विद इन कांग्रेस इसका फॉर्मेशन होता है। जो अभी युवा नेता थे, जो नौजवान लड़के टाइप के नेता थे, उनकी एक टोली आती है और 1934 के अंदर वो इसका गठन करते हैं। जो ये लोग थे ये बहुत जल्दी परिवर्तन चाहते थे और एक तरीके से बहुत रेडिकल लोग हुआ करते थे। ठीक है, ये बहुत जल्दी बदलाव चाहते थे। ठीक है, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा रेडिकल एक तरह के लोग हुआ करते थे, जो लोग जल्दी बदलाव चाहते थे और बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट थे। तो उन लोगों ने 1934 के अंदर कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना ली जिसको आप कहते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये बना ली इन लोगों ने। और फिर जब 1948 के अंदर जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन था, इन लोगों ने उसके अंदर अमेंड किया और कहा कि भाई एक आदमी सिर्फ एक पार्टी की मेंबरशिप रख सकता है, दो दो तीन तीन पार्टी की मेंबरशिप नहीं रख सकता। तो ये लोग मजबूर हो गए, मजबूरन इन लोगों को अपनी अलग पार्टी 1948 के अंदर बनानी पड़ी। ठीक है, इन लोगों की शाखें या फिर इन लोगों का ताल्लुक़ यूँ तो पूरे हिंदुस्तान में मौजूद था।
अधिकतर लोगों से अधिकतर राज्यों में ये पार्टी मौजूद थी, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सफलता हासिल हुई नहीं उसके अंदर। तो इससे ये लोग काफ़ी निराश भी हुए, डिसअपॉइंट भी हुए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा उसके अंदर सपोर्ट नहीं मिला। ठीक, आगे देखिए। जो सोशलिस्ट लोगों की आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते थे। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते थे। इन लोगों का मानना ये था कि भाई सबके साथ मुकम्मल, समाज के हर वर्ग के साथ मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। ये लोग कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे। ये लोग कहते थे भाई आप जो है कैपिटलिस्ट होते होते जा रहे हो। अब जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अमीर तबके के लोग हैं, जो ज़मींदार हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा फेवर करते हो। ठीक है, पूंजीपतियों को, ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा पक्ष लेते हो। मज़दूरों और किसानों को आप लोग मुकम्मल इग्नोर करते हो। लेकिन फिर 1955 में ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने भी कह दिया कि भाई हम जो हैं एक तरह से हम भी समाजवादी हैं, हम भी सोशलिस्ट हैं। तो इससे इन लोगों के सामने बड़ी दुविधा आ गई। इनके सामने कोई भी ऐसा विकल्प था ही नहीं जो मुकम्मल तौर पे लोगों के सामने ये कर सकते थे। तो कुछ लोग ऐसे हुए जैसे राम मनोहर लोहिया वगैरह। तो इन लोगों ने बिल्कुल ये कांग्रेस से अलग हो गई, कांग्रेस से और ज़्यादा दूरियां बढ़ा दी, कांग्रेस की और ज़्यादा आलोचना करने लगे। लेकिन उसी के साथ साथ अशोक मेहता जैसे लोग थे जो हल्की फुल्की मतलब एक तरह से कहें तो वो लिमिटेड कॉपरेशन किया करते थे कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, आगे देखिए। असल में जो सोशलिस्ट पार्टी थी, कई बार ये जुड़ी, कई बार ये टूटी, कई बार जुड़ी, इसका प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, और इसके अंदर कई बार कई अलग अलग इसी वजह से, मतलब चूँकि ये कई बार बन रही थी, कई बार जुड़ रही थी, कई बार ब्रेक डाउन हो रही थी, फिर कई बार जो है ये एक जगह हो जा रही थी। तो इस वजह से इसके अंदर कई सारे दल बने, कई किसानों के दल बने, कई पार्टियां इसके अंदर बनी। ठीक है, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा स्पेशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम इसलिए जो है वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर पार्टियां बनती रहीं, टूटती रही, बनती रही, ये चीज़ इसके अंदर होती रही। जैसे आप देखें बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो इसके लिए मशहूर हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण हैं, अच्युत पटवर्धन है, अशोक मेहता है, आचार्य नरेंद्र देव है, राम मनोहर लोहिया है, एस एम जोशी है। समाजवादी दलों के ये प्रमुख नेता रहे हैं। और आज का जो हिंदुस्तान है, आज की जो इंडिया है, तो इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे जनता दल है, या जनता दल यूनाइट, या सेकुलर, ठीक है, और सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी। तो ये जैसे आपकी समाजवादी पार्टी हो गई, या राष्ट्रीय जनता दल हो गया, या जनता दल यूनाइट हो गया, या जनता दल सेकुलर हो गया, तो इसकी शुरुआत भी या इसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं इन्हीं सोशलिस्ट पार्टी से जा कर के मिलती हैं। यानी ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से पहले निकली, फिर कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी बनी, फिर अलग अलग टुकड़ों में बटी, फिर अलग अलग पार्टियों का फॉर्मेशन होने लगा, जो आज भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट रह जाए ना तो घबराना मत, आप मुझसे आकर के पूछ सकते हैं। यहाँ और कोई बात तो नहीं रही ना? हाँ, एक और बात रह गई है, ज़रा देखें। आचार्य नरेंद्र देव, इनका थोड़ा सा देख लीजिए। बड़ा मशहूर नाम है ये, आचार्य नरेंद्र देव साहब का। तो ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं और फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रहे हैं, मतलब इनकी बुनियाद डालने वाले यही हैं। और सालों ये जो है जेल के अंदर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट के वजह, मतलब किसानों को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि सोशलिस्ट थे। तो किसानों के जो मूवमेंट हुआ करते थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे, और उन मूवमेंट की वजह से कई बार जेलों के अंदर भी ये रहे हैं। और स्कॉलर थे बुद्धिज़्म के। और जब इनको इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, मतलब जब पूरे हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को लीड किया। ठीक है, और फिर बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम से इन्होंने अपनी पार्टी को चलाया। ठीक है, ये बात आप दोनों तरफ देख सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। बी आर अम्बेडकर साहब। तो अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर साहब की, तो जैसे हम लोगों को पता है कि भाई एंटी कास्ट सिस्टम जो था, इसके बहुत ज़्यादा ये ख़िलाफ़ रहे थे। मतलब इनको ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी कि भाई कास्ट सिस्टम होना चाहिए। ये कास्ट सिस्टम को पूरे तौर पे ख़त्म कर देना चाहते थे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई एंटी कास्ट मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने स्ट्रगल किया कि भाई दलितों के लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया।
और उनको मुकम्मल तौर पे जस्टिस मिल सके। जो हज़ारों सालों से उनको तड़पाया जा रहा था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा था, उसको रिड्यूस करने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। ठीक है। और ये फाउंडर रहे हैं इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के, और बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भी ये फाउंडर रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने प्लान किया था रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को, बट वो बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया था। ठीक है। और जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में वाइस राय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ये मौजूद थे। ठीक है। और चेयरमैन रहे हैं ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और इनका बड़ा एहसान भी उसके ऊपर रहा है। ठीक है। थोड़ा सा इसका रंग चेंज कर देते हैं ताकि बातें और समझ में आए। ठीक है। चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ठीक है। और नेहरू के टाइम पे ये फर्स्ट जो कैबिनेट थी आज़ादी के बाद 1951 के अंदर, इन्होंने रिज़ाइन किया था। हिंदू कोड बिल पर ये काफ़ी इनका मतलब एक तरह से डिस्प्यूट हो गया था, और 1956 के अंदर हज़ारों अपने फॉलोअर्स के साथ इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। इसमें आप देख सकते हैं, सॉरी, इसमें भी सेम चीज़ है कि जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों के न्याय दिलाने के संघर्ष से अगुआ, मतलब इन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा वो किया है, सबसे आगे रहे हैं। विद्वान और बुद्धिजीवी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संपादक, बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसरॉय की काउंसिल में सदस्य, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफ़ा दिया, और 1956 में अपने हज़ारों अनुयायियों मतलब फॉलोअर्स के साथ इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपके। अगर कोई डाउट रह रहा हो ना तो पूछ लेना, क्योंकि आप लोग लाइव नहीं है कि मैं इतना अच्छे से मतलब आपसे पूछ सकूं बार बार, तो थोड़ा सा तो इसमें प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम क्या रहेगा, अगर आपको कोई सारी बातें मैं बता ही रहा हूँ, अगर समझ में कोई ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा। एक और देखिए, रफ़ी अहमद किदवाई का नाम, ये बड़ा मशहूर है। रफ़ी अहमद किदवाई कांग्रेस के लीडर रहे हैं, बड़े मशहूर लीडर रहे हैं कांग्रेस के। ठीक है। और मिनिस्टर रहे हैं यूपी के अंदर, और 1937 और 1946 के अंदर भी ये दोबारा से मिनिस्टर रहे हैं यूपी के अंदर। ठीक है। और कम्युनिकेशन के भी मिनिस्टर रहे हैं, फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया के फूड एंड एग्रीकल्चर के भी मिनिस्टर रहे हैं 1952 और 1954 के दरमियान। आगे देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये भी अहम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें ना, तो जिस तरीके से बाकी पार्टियां थी जो कांग्रेस के अंदर ही पनप रही थी, तो इसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। आपने सुना होगा रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा। 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट ग्रुप इंडिया के अंदर धीरे धीरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट के अंदर उभरने लगे। 1920 की दहाई की बात है ये। ठीक है। तो इन लोगों ने वही रशियन रेवोल्यूशन से जो है बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हासिल की थी। ठीक है। और इन लोगों का मानना ये था कि यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर हम लोगों को हटाना है तो उसका सिर्फ एक रास्ता है, उसको बोलते हैं सोशलिज्म। ठीक है। तो इन लोगों ने सोशलिज्म को काफ़ी सपोर्ट किया। तो 1935 के अंदर ये पार्टी जो है ये पार्टी मुकम्मल तौर पर कांग्रेस में रह कर के अंदर काम करती थी, लेकिन 1941 के अंदर जब कम्युनिस्टों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, और नाजी के ख़िलाफ़ जो जर्मनी है उसके ख़िलाफ़ हम ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, तो धीरे धीरे ये लोग अलग होने लगे। लेकिन जब हमें फ्रीडम मिला, तो जिस तरीके से बाकी पार्टियों का एक तरीके से फील्ड तैयार नहीं था, लेकिन इसका काफ़ी फील्ड तैयार था। और जब हमको इंडिपेंडेंस का टाइम आया, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें एक अलग टाइप की हुई। कुछ लोगों का मानना इसमें ये था, कुछ ऐसी वॉइसें इस पार्टी के अंदर दिखाई देती हैं, कुछ लोगों का मानना ये था कि भाई क्या हिंदुस्तान सच में आज़ाद हुआ है, क्या हिंदुस्तान सच में आज़ाद हुआ है या सिर्फ़ एक झूठी आज़ादी है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, और इन लोगों ने फिर इसी क्वेश्चन को उठाया और उठा करके पूरे हिंदुस्तान में
फैलाने की कोशिश की। देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ये कह रहे हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विरोध को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। मतलब इनका मानना ये था कि भाई ये असली आज़ादी थी नहीं, असली आज़ादी हमें मिली नहीं है, सच्ची आज़ादी नहीं मिली है, ये एक सिर्फ झूठी आज़ादी है। तो इन लोगों ने काफ़ी विद्रोह किया, हिंसक विद्रोह, है ना, कि भाई इनका जो एक तरह से प्रोटेस्ट किया और वायलेशन के साथ। ठीक है, तो इसको फिर सेनाओं के ज़रिए, मिलिट्री के ज़रिए इसको मुकम्मल तौर पे दबा दिया गया। ठीक, आगे देखिए। जब इनकी पार्टी को दबा दिया गया तो फिर इन्होंने हिंसक का रास्ता छोड़ दिया, क्रांति का रास्ता छोड़ा और फिर आम चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया, हम लोग आम चुनाव में लड़ेंगे। तो जो पहले चुनाव थे उसमें इन्होंने 16 सीटें हासिल की। ठीक है, और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन करके उभरी ये। और बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन जो इनको मिला था वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में इन लोगों को मिला था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में ए के गोपालन, एस ए डांगे, ई एम एस नंबूदरीपाद, पी सी जोशी, अजय घोष और पी सुंदेरिया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच, मतलब जो चाइना है, चाइना के साथ साथ सोवियत यंग है, यूएसएसआर जिसको आप बोल सकते हैं। तो यूएसएसआर और चाइना के बीच चूँकि काफ़ी डिफरेंस हो गया सोशलिज्म को लेकर के, तो ठीक ये चीज़ यहाँ भी हुई। तो भारतीय जो हमारे भारतीय कम्युनिस्ट हुआ करते थे तो इनके बीच भी अलग अलग हो गए और इनके दल भी अलग अलग बन गए। इनमें कुछ नाम है मुझसे थोड़े अच्छे से नहीं लिए गए, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। चूँकि इसकी वजह यह है कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है। संस्कृत अगर मैंने थोड़ी भी पढ़ी होती तो मैं शायद और बेहतर कराने की कोशिश करता। देखिए अब ये है भारतीय जनसंघ, आज हम लोग बीजेपी देखते हैं ना, बीजेपी सत्ता में है। तो बीजेपी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ज़रा इस पे भी तवज्जो कर लीजिए। ज़रा भारतीय जनसंघ की भी हम बात कर लें और इसकी विचारधारा की बात कर लें। तो भारतीय जनसंघ का जो गठन हुआ था वो 1951 के अंदर हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संपादक और अध्यक्ष अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसको आप एक तरह से बोल सकते हैं कि फाउंडर, और फाउंडर के साथ साथ प्रेसिडेंट भी यही हुआ करते थे। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आरएसएस और हिंदू महासभा से होती है, भारतीय जनसंघ की, और उसकी ही विचारधारा को ये लोग फॉलो भी करते थे। ठीक है, इन लोगों का मानना ये था कि भाई एक देश हो, एक संस्कृति हो और एक ही राष्ट्र हो। ठीक है, मतलब वन कंट्री, वन कल्चर और वन नेशन की ये लोग बात किया करते थे। ठीक है, ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ तो अलग अलग मतलब संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग मानने वाले। असल में ये लोग हिंदुज़म को ज़्यादा फ़रोग दिया करते थे। ठीक है, और इनका मानना ये भी था कि भाई हमको चाहिए कि हम अपनी परंपराओं को और अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, जो भी आज की आधुनिक, जो भी मॉडर्न मॉडर्न चीज़ें हैं उनके ज़रिए बढ़ाएं और उनके ज़रिए हम ताकतवर बन सकते हैं। साथ ही साथ इनका मानना ये था कि हम लोग पाकिस्तान को एक कर लें और एक करने के बाद हम अखंड भारत को अखंड भारत बनाने के ये लोग उसमें थे। और साथ ही साथ ये भी था कि इन लोगों का मानना ये भी था कि भाई हम लोगों को अंग्रेज़ी को मुकम्मल तौर पे हटा देना चाहिए, अंग्रेज़ी को हटा करके हिंदी को राज्य भाषा बनानी चाहिए। लेकिन फिर वही साउथ वाली प्रॉब्लम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ बोलने वाले कहाँ जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों को जो रियायत दी जाती है, उन लोगों को जो एक तरह से रिजर्वेशन दिया जाता है, ये लोग उसके भी ख़िलाफ़ थे। उन लोगों का मानना ये था कि भाई हमें एक तरह से इन लोगों को किसी भी तौर पर कोई भी ग्रांट नहीं देना चाहिए, कोई भी इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। और जब हमारे यहाँ जंग हुई थी 1934 के अंदर, तो इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी और बहुत ज़ोर डाला था कि भाई हमको चाहिए कि हम जो हैं एक एटॉमिक टेस्ट करें और एटॉमिक पावर हम लोग हासिल करें ताकि हमसे कोई लड़ने से पहले 50 बार सोचे। अब
थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई इनको सफलता कितनी मिली अपनी विचारधारा के अबाउट। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वाक़ईतन बहुत अच्छी सी, जैसे ये न्यूक्लियर की बात करते थे, एटॉमिक पावर की बात करते थे, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। हिंदी भाषाओं का भी बात करते थे, लेकिन ये जो हिंदी पट्टी वाले 4-5 स्टेट हैं यहाँ तक ही बात चलती थी। अब साउथ वाले तो इस बात को नहीं मानेंगे, जम्मू कश्मीर वाले तो इस बात को नहीं मानेंगे, बंगाल वाले तो इस बात को नहीं मानेंगे ना। चलिए बहरहाल, तो 1950 में जनसंघ के जो मतलब शुरुआती जो दौर था, शुरुआती जो दहाई थी, उसके अंदर ये लोग हाशिए पर रहे, मतलब कि किनारे किनारे रहे, बहुत ज़्यादा इनको सफलता नहीं मिली। तो इस पार्टी ने 1952 के चुनाव के अंदर 3 सीटें लोकसभा के अंदर हासिल की। फिर 1957 के चुनाव के अंदर 4 सीटें इसने हासिल की। और शुरुआती सालों में इस पार्टी ने जो है ना, जो हिंदी राज्य हुआ करते थे, जैसे आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये 4-5 जो स्टेट हो गए, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की थी। ठीक है। और इसके जो बड़ मशहूर मशहूर नेता हैं उसमें आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, बलराज मधोक मधोक ये नाम शामिल हुआ करते थे। और आज जो हमारी बीजेपी है, जो भाई 300 प्लस सीटें लेकर के आती है लोकसभा के अंदर, वो उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं यहीं से होती है। आगे देखिए और क्या है। थोड़ा सा देख लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को। ये लीडर रहे हैं हिंदू महासभा के, और फाउंडर रहे हैं भारतीय जनसंघ के, और जो फर्स्ट कैबिनेट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसके अंदर ये मिनिस्टर भी रहे हैं, नेहरू की जो कैबिनेट थी उसके अंदर। और इन्होंने 1950 में इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। रिज़ाइन देने की वजह ये थी कि इनसे थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था कैबिनेट में, और कैबिनेट के साथ साथ मतलब इनकी और उनकी जो नज़रियात थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान को रिलेशन को लेकर के, तो इसकी वजह से ये इन्होंने वहाँ से वो कर दिया था। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की बात थी, उसको स्पेशल स्टेटस देने की बात थी इन द स्टेट, तो उसके ख़िलाफ़ भी ये थे। तो फिर ये विरोध प्रदर्शन किया, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट में इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर उसी गिरफ़्तारी के अंदर इनका देहांत हो गया। ठीक, ये कुछ बातें थी, अहम थी, और एग्ज़ाम के अंदर आमतौर पे पूछ ली जाती हैं। जितनी बातें हैं ना, ये रट्टा मारने की बातें हैं, इन पे ज़रा अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना रट्टा मारे एग्ज़ाम निकलना बड़ा मुश्किल है, और क्वेश्चन आमतौर पे यहीं से ज़्यादा आते हैं, तो भूलना मत इनको। ठीक है, रट्टा मार लेना सही से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।